जोधपुर तो अपनायत का शहर है, कोई तो चाहिए ना यार। कहाँ है रिश्तों की लंबी कतार, इसीलिए शायद नए घरों में नहीं बस पाते वो पुराने लोग। दास्तान मोहब्बत जरूर हो, पुरुष भी है पहले से अधिक सशक्त, टूटे बटन को जैसे जोड़ लेती है धागे से वापस। जय हिंद दोस्तों, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल कवि वाणी। दोस्तों, लोग शब्दों को पढ़ते हैं, शब्दों को लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग शब्दों को जीते हैं। और जब जीवन का अनुभव, समाज की संवेदनाएं और साथ ही अपने मन के भीतर उठा हुआ भाव एक साथ मिलता है तो बन जाती है कविता। कविता जो कभी मुस्कान बनकर चेहरे पे उभरती है तो कभी प्रश्न बनकर समाज से टकराती है, कभी स्त्री के मौन पीड़ा को स्वर देती है और कभी जीवन के भागदौड़ में थके हुए मन को कुछ पल ठहर कर खुद से मिलने का एक अवसर प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह विशेष संवाद केवल एक कवित्री से बातचीत नहीं है, बल्कि यह यात्रा है एक ऐसी संवेदनशील रचनाकार की जो पेशे से एक अध्यापिका हैं, लेकिन जिनकी पहचान केवल कक्षा की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। वह मंचों पर जोधपुर के विभिन्न साहित्यिक संगोष्ठियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं और महिला काव्य मंच जोधपुर की सचिव तथा साहित्यिक मंच संभावना की कोषाध्यक्ष के रूप में साहित्यिक गतिविधियों को नई दिशा दे रही है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय साझा संकलन लेखनी के धूप में देश भर के लगभग 200 रचनाकारों के बीच आपकी रचना का चयन होना, साथ ही प्रकाशित होना आपकी सशक्त लेखनी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बिना देर किए हुए आपके डिजिटल तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं कवित्री अमिता भंडारी जी का। मैडम, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी, आपका चैनल तो मैं देखती आई हूँ। बहुत बहुत बड़े बड़े लेखक यहाँ पर आए हैं और मुझे आज यहाँ बुलाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। आपकी जो ये साहित्यिक यात्रा है, इसके बारे में हम थोड़ा अपने दर्शकों को आपसे परिचित कराना चाहते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि कवयित्री बनना और अध्यापिका बनना दोनों साथ साथ ही चला। अच्छा। हाँ। तो मैं एक इंसिडेंट साझा करना चाहूँगी। बिल्कुल। कि शादी के बाद जब मैं सूरत गई, वहाँ पर मेरे मदर इन लॉ मुझे एक इंटरव्यू के लिए लेके गए। वो टीचर का इंटरव्यू था। तो मैं गई। हाँ। अब वहाँ पर एक पूरा पेपर दिया गया कि आपको इन सवालों के उत्तर लिखने। मैं तो और घबरा गई। ठीक है, जैसे तैसे उत्तर लिखे और मुझे लगा कि चयन तो होगा नहीं। हाँ। अगले दिन कॉल आया कि आज आपका ओरल इंटरव्यू है। ओके। तो मैंने कहा अब तो फिर से जाना पड़ेगा। हाँ। फिर वहाँ गई तो 2-3 कैंडिडेट्स और थे, उनके इंटरव्यू हुए। मैं सुन रही थी क्या क्या पूछा जा रहा है। हाँ। अब मेरी बारी आई। हाँ। तो उन्होंने टीचिंग का तो कुछ पूछा नहीं, नॉर्मल सारे सवाल पूछे गए। बिल्कुल। उसके बाद जब मेरे शौक वगैरह पूछे गए तो मैंने उसमें जिक्र किया कि पढ़ना और लिखने की इच्छा है। तो उन्होंने एक पेपर लिया, एक लाइन लिखी, ये लीजिए आपकी इच्छा भी पूरी करते हैं। अब आपको पूरी कहानी लिखनी है। बिल्कुल। मैंने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, अभी के अभी मैं कैसे कहानी लिख दूं। कि आपको मौका मिला है। आपकी जो इच्छा थी आपको उसको पूरा करना है, तो ये आपके लिए एक मौका है सुनहरा। अब मैं तो फंस गई बुरी तरह से। मैंने कहा अब क्या करूं। फिर थोड़ी देर सोचा, मैंने कहा जैसे उन्होंने बोला है ऐसे सोचती हूँ कि ये एक मौका मिला है, और यकीन मानिए मैंने कहानी लिख दी। नहीं, पूरा पेज भर दिया। और मैं इतनी खुश हुई और मैंने उनको बोला आप मुझे चयनित करें या ना करें, अपने स्कूल में ले या ना ले, ये मेरी कहानी जरूर संभाल के रखेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से मैं वहाँ अध्यापिका भी बनी। और वो जो मेरी मेंटोर है बाला मैम, ये पहली बार उन्होंने मेरे अंदर के लेखक को जगाया और फिर निरंतर उनके प्रयास से मैं ऐसे कई काम करती गई। ये इंसिडेंट ही आदमी को आगे प्रेरित करता है। हृदय के उद्गार निकलते हैं जिसके मन में भाव रहता है, और यही एक कवि की सच्ची पहचान भी होती है। मैडम, एक शिक्षक होते हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। वो केवल एक विषय को नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि एक नए पीढ़ी को संभालते हैं, संजोते हैं। तो क्या कभी जो आपका अध्यापन का कार्य रहा और आपका लेखन का कार्य रहा, तो आपके लेखन में आपके अध्यापन का जो अनुभव है वो भी समाहित होता है क्या? जी बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि शुरुआत ही मैंने
विषय हिंदी लेकर के किया था। और फिर एक बार बाला मैम का आया कि क्यों ना बर्थडे सॉन्ग को भी हिंदी में लिखा जाए। अच्छा। तो बहुत दिनों से वो चर्चा कर रही थी, कोई कुछ कर नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं ही शुरुआत कर देती हूँ। मैंने थोड़ी बहुत पंक्तियाँ ऐसे लिखी और उनको बोला कि ये देखो मैंने लिख दिया। तो वो बोले ऐसे नहीं होता है, अच्छा। पूरा उसको अच्छे से हमें गाने में डालना है। हाँ। एक एक पंक्ति अच्छे से हमें समझाइए, फिर हाँ। आप उस पे हमको पूरा गाना बनाना है, फिर उस पे अपन स्वर देंगे। तो फिर से वो मुझे लगा कि ये फिर से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात कर रहे हो। और सही माने वहाँ बैठ कर के हमने वो गाना भी बना दिया, वो धुन भी बना दी। और वो जो सॉन्ग मैंने बनाया बर्थडे का, जन्मदिन की बधाई हो, वो बकायदा वहाँ के एक बोर्ड पे पूरा लिखा गया है। और उन्होंने मुझे बोला कि आपका नाम हमेशा इसके साथ रहेगा। मैं और मेरी बेटियां अक्सर सुनाते हैं। जन्मदिन की बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो, जल सुखदाई हो, अग्नि सुखदाई हो, जन्मदिन की बधाई हो। तो इस तरह से पांचों तत्वों के साथ मिलकर के मैंने ये बना दिया। बहुत। मैडम, जो लेखनी की धूप, उसमें जो आपकी रचना छपी थी, हम उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू कराना चाहते हैं, तो उस रचना को एक बार। हाँ, वो मेरी रचना की शुरुआत ऐसे हुई कि किसी ने मुझे एक शब्द दिया और कहा कि इस पर लिखना है। हाँ। सुनिए। बिल्कुल, स्वागत मैडम। शीर्षक है इसका मानवता। मानवता, हाँ। है दिल में छुपी पर दिखती नहीं, है दिल में छुपी पर दिखती नहीं, मानवता है अभी यहीं कहीं, मानवता है अभी यहीं कहीं, दस्तक देती रहती मन पर, दस्तक देती रहती मन पर, रह रहकर हमसे बतियाती है। मानव हो तुम, मानव ही रहो, मानव हो तुम, मानव ही रहो, क्यों मानवता को झुठलाते हो। जब जब सोचा कर दूं मैं मदद, जब जब सोचा कर दूं मैं मदद, तब तब यह सोच रुक जाते हो, मैं ही क्या इंसान एक यहाँ है और कई पहले से जहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ही क्या इंसान एक यहाँ है और कई पहले से जहाँ, बस उनकी ओर तकता रहता, पीछे रह जाती मेरी मानवता। सही सही। है पीढ़ी नई, है नया समाज, सबके अपने हैं अलग विचार, देना हो जब भी सच का साथ, देना हो जब भी सच का साथ, क्यों चुप्पी को लेते हो साथ, क्यों चुप्पी को लेते हो साथ। और ये सच्चाई है, मैं ऐसा हो रहा है। मानवता की हो जब भी बात, क्यों दोषी हो जाते हालात, क्यों दोषी हो जाते हालात। बहाने बनाते ना, बहाने बनाते, बिल्कुल। मानव हो तुम, मानव ही रहो, मानव हो तुम, मानव ही रहो, मानव को हो मानव से प्यार। आगे बढ़ो थामो वो हाथ, आगे बढ़ो थामो वो हाथ, इंसान हो गर तो दो इंसान का साथ, इंसान हो गर तो दो इंसान का साथ। मानव हो तुम, मानव ही रहो, अपनी मानवता को पहचानो आज। अच्छा। जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो मेरा भी यही होता है कि बच्चे भी कुछ क्रिएटिव लिखने में भी करें। आजकल हर तरह से क्रिएटिविटी आती है, लेकिन लिखने के टाइम पे तो बस राइटिंग करना है। बिल्कुल। तो केजी क्लास की बात है कि बच्चों को व्यंजन सिखाने थे। हाँ। अब व्यंजन में अक्सर क्या होता है कि त से तरबूज, क से कबूतर, ख से खरगोश। मुझे लगा कि सिर्फ उतना ही क्यों सिखाना है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, क्यों ना उन्हें भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाए। बिल्कुल। हाँ, सिखाया जाए। सबसे पहले तो अपना नाम ही होता है कि वो कौन से अक्षर से शुरू हो रहा है। तो इस तरह से मैंने फिर शुरुआत की। तो जो भी व्यंजन आता उसके शब्द लेकर के उसकी 4 पंक्तियां कविता में डाल के और बच्चों से वो सुनाती मैं। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते कि अगला कौन सा आएगा, और वो खुद शब्द ढूंढ के लाते। और ऐसा होने लगा मैं और बच्चे दोनों मिलकर के एक कविता बना देते। वाह, ये तो मतलब बाल साहित्य का। तो मुझे भी खूब मजा आया। और बच्चे अब भी याद करते हैं कि त से तो तपस्या मैम होती है, त से तरबूज नहीं होता है। जो हमारे साथ में टीचर थे। तो इस तरह से बच्चों के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम इस माध्यम से बाहर ला सकते हैं। एक कविता मैंने लिखी थी, घुटन। जब आसपास कुछ ऐसा बीतता है तो उसे शब्द देने का मन करता है। स्वागत मैडम। घुटन। अब घरों के भीतर बढ़ने लगी है घुटन,
अब घरों के भीतर बढ़ने लगी है घुटन, क्योंकि मकानों के आगे बन जाती है दीवारें, बिल्कुल। मकानों के पीछे बढ़ जाती है दीवारें, और उन दीवारों से छुप जाते हैं खुले आसमान, या आसमान का एक छोटा टुकड़ा सा, जो दिखलाते थे बदलते मौसम, सर्दी, गर्मी, धुंध या बारिश, और दिन के बदलते रूप, बिल्कुल, दिन के बदलते रूप, सुबह, शाम, दोपहर, रात। और दिख जाते थे कभी कभी उड़ते पंछी या उड़ते जहाज, बिल्कुल। रात में टिमटिमाते इक्का दुक्का तारे, पूनम का पूरा चांद या अष्टमी का आधा। छुप जाते हैं ये सारे नज़ारे, छुप जाते हैं ये सारे नज़ारे उन दीवारों से जो जोड़े रखती थी हमें प्रकृति से। सही। उन पुराने घरों में, हमारे जोधपुर शहर के जो पुराने घर हैं वहाँ पे जालियाँ होती है। बिल्कुल, हाँ, होती हैं। उन पुराने घरों में इसीलिए होती थी वो जालियाँ शायद, जिनसे छन छन के आती थी चांदनी, बिल्कुल, वाह। जिनसे छन छन के आती थी चांदनी, दोपहर की धूप और बारिशों का पानी। अकेले होने पर भी जहाँ होता था प्रकृति का साथ, और मिल जाती थी बाहरी दुनिया की खबर। इसीलिए शायद नए घरों में, गौर कीजिएगा, इसीलिए शायद नए घरों में नहीं बस पाते वो पुराने लोग। वाह वाह, बहुत गंभीर। क्योंकि प्रकृति का साथ जो छूट जाता है, और इसीलिए बढ़ने लगती है घुटन। महिला काव्य मंच और संभावना, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में आप एक साहित्यिक जिम्मेदारी लिए हुए हैं, तो ये जिम्मेदारियां संभालने के साथ लेखनी करना, तो ये कैसे हो पा रहा है? वैसे तो मुश्किल ही होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी होती है, और जब भी बाहर निकलने को जाओ तो पीछे की चिंता तो रहती ही है। पर जब साथ में इतने बड़े बड़े साहित्यकार हों, और वो जब हम देखते हैं कि वो भी तो अपने साथ इतना सब कुछ लेकर के चलते हैं, लेकिन फिर भी साहित्य से जुड़े रहते हैं, तो वही खुद प्रेरणा बन जाते हैं। अच्छा। और धीरे धीरे हम भी सीखने लग जाते हैं उनके साथ। आप जोधपुर से ही हैं, और जोधपुर एक ऐतिहासिक होने के साथ साथ बहुत बड़ी साहित्यिक विरासत भी है। मुझे भी यहाँ आकर के पता चला, जो इतने बड़े बड़े महान हस्ती और साहित्यविद यहाँ रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये परिवेश भी आपको आगे बढ़ने में सहायक रहा? जोधपुर तो अपनायत का शहर है, बिल्कुल, और साहित्य के क्षेत्र में भी यही अपनायत है। कि नए नए साहित्यकारों को मंच दिया जाता है, और इसी खूबी के तहत आज मैं यहाँ पे भी हूँ। ये जो शुरुआत हुई थी वो भी स्कूल से ही हुई। स्कूल का जब एनुअल फंक्शन था, तो जब वो खत्म हुआ तो रात को मन में बहुत सारे विचार ऐसे आ रहे थे, तो रहा नहीं गया, रात को 12 बजे उठ कर के उन्हें लिखा, और बहुत डर डर के उन्हें ग्रुप में भेज दिया। अगले दिन स्कूल जब हम गए तो मेरे साथ वाले एक टीचर है, भारती मैम, उन्होंने कहा कि आप ये जो कविता आपने लिखी है इसको आप मैम को भेज दो। तो मैंने कहा मैम को भेज दूं कि हाँ, उन्हें इनका शौक है और आप जरूर उनको भेजें, उनको अच्छी लगेगी। तो डरते डरते उन्हें भेज दी। वो मैम है हमारी मनीषा डागा मैम। उन्होंने तुरंत बुलाया और कहा ये आपने लिखी है? मैंने कहा कि बहुत बढ़िया लिखी है आपने। फिर उन्होंने न्यूज का मैटर कुछ तैयार करना था, बोले आप ये लिखी हो। फिर वो लिखा, और फिर उन्होंने धीरे धीरे मुझे संभावना से जोड़ा। तो संभावना से जो उन्होंने जोड़ा, तो आज वो सिलसिला इतना आगे बढ़ गया है कि बहुत सारे मंच मिले, बहुत सारे मंचों से मैंने काव्य पाठ किया, बहुत सारे मंचों का संचालन भी किया, और आज आपके सामने बैठी हूँ। तो एनुअल फंक्शन की बाद जो लिखी थी वो कविता ये है ऐसी कि दिन ये ऐसा रोज न आता, समय भी जिसमें समय न पाता, धक धक दिल घबराता, कभी कहीं कुछ छूट न जाता, कई दिनों की मेहनत का रंग, कई दिनों की मेहनत का रंग मंच पे ज्यों ज्यों चढ़ता जाता, हाय सुकून तब दिल को आता, बच्चा जब मुस्का कर जाता। हाय सुकून तब दिल को आता, बच्चा जब मुस्का कर जाता, सुबह की कब रात हो गई,
अब की नैया पार हो गई। एक महिला रचनाकार के रूप में जिंदगी को देखने का एक अलग नजरिया होगा। हाँ। तो इस पे कोई रचना या फिर आपका सोच? मेरी तो सोच यही है कि जो पहले की महिला रचनाकार हैं या अभी की जो महिला रचनाकार हैं उनमें काफी बदलाव था। पहले इतनी छूट थी नहीं। जैसे हम अमृता प्रीतम को पढ़ते, मेरी तो फेवरेट सी है। अच्छा। तो उन्होंने कहीं अपनी कोई किताब में लिखा था कि जब लिखा गया था कि एक पेंटिंग को देख कर के कि विमेन विद अ फ्लावर, तो उन्होंने कहा कि विमेन विद अ माइंड ऐसा कब होगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये तब की सोच थी कि महिलाओं के लिए माइंड जैसा शब्द जोड़ा नहीं जाता था। हाँ। लेकिन ये सोच आज बिल्कुल बहुत- बदल चुकी है और महिलाओं को भी पूरी तरह से भागीदार माना जाता है। उनकी सोच को महत्व दिया जाता है और वही सोच है जो महिला रचनाकार अपनी सभी और फैला रही है बहुत। और हमारे जो मेहमान आते हैं उसमें भी भागीदारी महिला और पुरुष कवित्री और कवियों का बराबर का चल रहा है मैडम। स्त्री विमर्श में भी मैडम कुछ आपकी कविताएं हैं? स्त्रियों पर जो मेरी कविता है वो थोड़ी उनसे अलग है जो अब तक स्त्रियां लिखती आई है। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो बदलाव आया है हाँ। उसको भी इंगित किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे जैसे स्त्रियां बदलती है आसपास सब कुछ बदलता है। हाँ। पहले तो उस स्त्री को लेकर की जो घर बार सब संभालते संभालते अपने लिए समय निकालना ही भूल जाती है। नहीं निकाल पाती वो एक दिन भी अपने लिए, नहीं निकाल पाती वो एक दिन भी अपने लिए अपना अंतर्मन बांटने का। किसी से मन तो उसका भी करता है बहुत, पर नहीं निकाल पाती वो एक दिन भी। जब तब उलाहना सुन लेती है, जब तब उलाहना सुन लेती है सहेली का। न आने के लिए न बुला सकने के लिए व्यस्त रहती है वह अपनी गृहस्थी सहेजने में। व्यस्त रहती है वह अपनी गृहस्थी सहेजने में, पति का पल पल साथ देने में, सास को माँ जैसा आराम देने में, नंदों की मान मनोहार में कि कमी न महसूस हो उन्हें भाई के स्नेह में। सही सही। और माँ के लाड में। बिल्कुल। पर एक दिन भी नहीं निकाल पाती वो केवल अपने लिए कि चाय का प्याला थामे कर ले थोड़ी सी गपशप अपनी अंतरंग सहेली के साथ। बहुत मतलब कभी मेहमानों की आवभगत, यही चलता है हमारे जोधपुर में। हाँ। कभी मेहमानों की आवभगत, कभी मित्र मंडलियों की हंसी ठिठोली। टूटे बटन को जैसे जोड़ लेती है धागे से वापस, टूटे बटन को जैसे जोड़ लेती है धागे से वापस, वैसे ही जोड़ लेती है रिश्तों को भी स्नेह के धागों से। वैसे ही जोड़ लेती है रिश्तों को भी स्नेह के धागों से। सब कुछ निभाना सीख गई, सब कुछ निभाना सीख गई, पर नहीं सीख पाई अपने लिए वक्त निकालना। नहीं सीख पाई अपने लिए वक्त निकालना। नहीं निकाल पाती वो एक दिन भी अपने लिए। दूसरा पक्ष भी आप बताएं स्त्री का। दूसरा वो स्त्रियों का पक्ष कि जिन्होंने घर से बाहर निकला और साथ दिया, गृहस्थी का भार उठाया अपने कंधों पर भी। स्त्री के बदलते स्वरूप पर यह है मेरी रचना की एक सशक्त स्त्री धुरी है राष्ट्र की, धुरी है समाज की और धुरी है परिवार की। जितना आगे बढ़ी है स्त्रियां, जितना आगे बढ़ी है स्त्रियां, गौर कीजिएगा, उतना ही आगे बढ़े हैं पुरुष भी। जब संभाला स्त्री ने द्वार पार का काज, जब संभाला स्त्री ने द्वार पार का काज और बांटा पुरुष का भार, तब पुरुष ने भी झांका घर के भीतर। संभाला वो जो अब तक केवल संभालती थी स्त्रियां। सशक्त थी ही स्त्रियां पहले भी, सशक्त थी ही स्त्रियां पहले भी, पर अब पुरुष भी है पहले से अधिक सशक्त। क्योंकि समान है अब दोनों का काम, दोनों का सम्मान और दोनों का योगदान। अपनी पहली रचना का महत्व सबसे ज्यादा होता है, भले बाद में कितना भी निखर के आगे आए। पहली रचना के बारे में कुछ बताएं। मेरी पहली जो रचना है उसकी मैंने 2 पंक्तियां लिख कर के छोड़ी थी, जो किसी ने पढ़ कर के कहा आहा कितना सुंदर लिखा है। तो फिर ख्याल आया कि चलो इसी को और आगे बढ़ाया जाए। तो वो कुछ इस तरह थी कि चाहे ख्वाब हो
या हकीकत हो, चाहे ख्वाब हो या हकीकत हो, बस खूबसूरत हो। वाह, चाहे बचपन हो या जवानी हो, चाहे बचपन हो या जवानी हो, कोई सर पर बिठाने वाला हो। वाह, चाहे हंसाते हो या रुलाते हो, चाहे हंसाते हो या रुलाते हो, पर रिश्तों की लंबी कतारें हो। वाह, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पर खुद की एक पहचान हो। पहचान, बिल्कुल पर बिल्कुल खुद की एक पहचान पहचान हो। हाँ, चाहे कम हो या ज्यादा हो, चाहे कम हो या ज्यादा ज्यादा हो, हो, पर हाले दिल समझने वाले हो। वाह। चाहे पूरी हो या अधूरी हो, चाहे पूरी हो या अधूरी हो, दास्ताने मोहब्बत जरूर हो। जरूर हो। वाह, वो जो बदल रहा है अभी समाज, कि पहले तो 3-4 भाई बहन होते थे, फिर 2 पे, अब 1 पे सिमट गए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखी, क्या तुमने देखा है परिवार? क्या तुमने देखा है परिवार? हाँ, क्या तुमने देखा है परिवार? पूछ रही है आने वाली पीढ़ी, कैसा होता है परिवार? सही, पूछ रही है आने वाली पीढ़ी, कैसा होता है परिवार? कैसी होती है मासी, कैसा होता है मामा का लाड? सही, हाँ। क्या पापा साई होता है चाचा का प्यार? क्या बुआ लाती है ढेर उपहार? पूछ रही है आने वाली पीढ़ी, कैसा होता है रिश्तों का प्यार? रिश्तों का प्यार, सही सही। क्या बहन होती है राजदार, या भाई होता है जिगरी यार? क्या बहन होती है राजदार या भाई होता है जिगरी यार? क्या मजा आता है झगड़ने में? क्या मजा आता है झगड़ने में भी? या उड़ा के उपहार साथ में हंसने में? या उड़ा के उपहार साथ में हंसने में? पूछ रही है आने वाली पीढ़ी, क्यों बनाना पड़ रहा है मूक जानवर को रिश्तेदार? सही सही, बिल्कुल। पालतू क्यों बनाना पालतू को आजकल क्यों बनाना पड़ रहा है मूक जानवर को रिश्तेदार? कैसे करते हैं चचेरे मौसेरे और सगे भाई बहनों में अंतर? कैसे करते हैं जैसे हम अपने समय में नहीं कर पाते थे। सही बात है, हाँ। चचेरे मौसेरे और सगे भाई बहनों में अंतर, क्या होते हैं दूर के रिश्तेदार? पूछ रही है आने वाली पीढ़ी, कहाँ है रिश्तों की लंबी कतार? सही सही सही, पूछ रही है पीढ़ी, कहाँ है रिश्तों की लंबी कतार? जैसे नहीं छोड़े तुमने, जैसे नहीं छोड़े तुमने शुद्ध हवा, धरा और साफ जलधार, वैसे ही नहीं छोड़े तुमने हमारे लिए कोई और हिस्सेदार। वैसे ही नहीं छोड़े तुमने हमारे लिए कोई और हिस्सेदार। क्यों माता पिता ही है बस पूरा संसार? क्यों माता पिता ही है बस पूरा संसार? पूछ रही है आने वाली पीढ़ी, क्या इतना भर होता है परिवार? छोटा परिवार, क्या इतना भर होता है परिवार? शायद इसीलिए बढ़ रहा है डिजिटल परिवार। वाह वाह। शायद इसीलिए बढ़ रहा है डिजिटल परिवार, क्योंकि बढ़ाने को खुशियां, बांटने को गम, बढ़ाने को खुशियां और बांटने को गम कोई तो चाहिए ना यार। लाजवाब। पूछ रही है आने वाली पीढ़ी, कैसा होता है परिवार? वाह, लाजवाब। मैडम, अभी अपन एक रैपिड फायर राउंड में प्रवेश करने वाले हैं। इसमें क्या है कि आपको ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है। फर्स्ट कॉल में आपको जो आपके मन में आए बेझिझक उसको बोलना है और तुरंत बोलना है। तो आप तैयार हैं इसके लिए? तैयार तो नहीं है, पर देखते हैं। इसका भी मजा लेते हैं। एक शब्द में अमिता भंडारी। लेखिका। मंच या फिर एकांत? एकांत। किताब या फिर मोबाइल? अभी तो मोबाइल। लिखना कब पसंद करते हैं, सुबह या फिर रात एकांत में? ये तो मुश्किल हो गया, सुबह रात दोनों ही है। जब भावना आ जाए तब लिखना। आपकी सबसे बड़ी ताकत? मेरी सबसे बड़ी ताकत तो मेरे शब्द ही है। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा? मेरी प्रेरणा तो सही कहूँ तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो
एकदम पहले की प्रेरणा में बताऊं तो जो मेरे घर का माहौल था, तो एक तो मेरे भाई साहब जो है वो एक बहुत बड़े लेखक हैं। अच्छा। जौहरीमल पारख उनका नाम है। हाँ। और राष्ट्रीय स्तर के लेखक हैं। और उसके बाद मेरे दीदी जिया जी जो साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हालांकि वो रचनाकार नहीं हैं, लेकिन हमेशा प्रेरित करती रहे कि अपने शब्दों को लिखो। तो मैं प्रेरणा उन्हीं को कहूंगी। बिल्कुल कि मेरी दीदी जिया जी जिन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया। एक ऐसा शब्द जिसके बिना आपका जीवन अधूरा लग रहा हो। ये तो बड़ा मुश्किल है, जीवन तो अधूरा ही लगता है, पूरा तो कभी लगता ही नहीं है। पर हाँ, कभी किसी पुस्तक पर मेरा नाम आ जाए, लेखिका लिखा जाए या कवयित्री लिखा जाए उसके आगे। अग्रिम शुभकामनाएं, आपको जल्दी ही मतलब ये अवसर भी मिलेगा और ये खुशखबरी भी हम लोग भी सुनेंगे कविवाणी से। अगर आप एक अध्यापिका नहीं होती तो क्या होती? वैसे मेरा शौक गायन में ज़्यादा था, तो शायद गायिका होती। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। हम जानते हैं कि एक अध्यापिका के लिए रविवार कितना कॉस्टली होता है। धन्यवाद आपका, कविवाणी के मंच का धन्यवाद। और कविवाणी का जो मंच है वो जो नवोदित कलाकारों, नवोदित रचनाकारों को भी मंच दे रहा है, उसके साथ साथ जो प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं उनको भी मंच दे रहा है। इस तरह से आप इंटरव्यूज लेते हैं और उन्हें पेश करते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है।